अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? हम लोग फिर आज आ गए हैं आपके सवालों के साथ। आपके सेहत के लिए रिलेटेड कुछ सवाल हैं या फिटनेस रिलेटेड कुछ सवाल हैं, हम सब सवालों का जवाब देंगे। कुछ सवाल हमारे पास हैं और आपके दिमाग में जो भी सवाल हैं आप हमें अ, भेज सकते हैं और हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सवालों का आप लोगों को हम सब सवालों का जवाब दे सकें। एक सवाल हमारे पास पहले से है कि एक साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अभी स्मोकिंग छोड़ी है और उनका स्टूल प्रॉपर्ली पास नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? स्मोकिंग के साथ हमारी आंतें बहुत तेज चलती हैं क्योंकि उसके अंदर जो चीजें होती हैं, कैफीन जो होती है, स्पेशली कैफीन, निकोटीन और कैफीन, उसकी वजह से आंतें बहुत तेज चलती हैं, आगे की तरफ चलती हैं, तो स्टूल बहुत अच्छा पास होता है। तो जब भी आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आंतें उस तरह से तेज नहीं चल सकती। एक तो इसके लिए सबसे बड़ा हल ये है कि कुछ 1-2 हफ्ते लगते हैं आपकी आंतों को वापस नॉर्मल आने के लिए, और खुद ब खुद नॉर्मल स्टूल पास होना शुरू हो जाता है। दूसरा एक चीज आप ये कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चाय कॉफी इस्तेमाल करें। उसके साथ भी आपकी आंतों का फंक्शन या स्टूल आना वो भी बेहतर हो सकता है। सो 2-3 हफ्ते का इंतजार करें। जाहिर है इतने साल आपने सिगरेट पी है तो आपकी आंतों को जो सिगरेट में अज्जा होते हैं उनकी आदत होती है, कैफीन की, निकोटीन की आदत होती है आपकी आंतों को। और वो जब ये निकोटीन मिलता है तब भी आंतें प्रॉपर फंक्शन करती हैं, स्टूल आता है। तो जब आप निकोटीन लेना बंद करते हैं तो आंतें उस तरह तेज नहीं काम कर सकती। तो आप चाय कॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह, और थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, 2 से 3 हफ्ते। आपकी आंतें फिर प्रॉपर अपने फंक्शन पे आ जाती हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया स्मोकिंग छोड़ के। थोड़ा सा इंतजार कर लें, आपकी जितने भी आंतों के मसले हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे 2 से 3 हफ्ते में। एक और हमारे पास सवाल है एंटीबायोटिक्स को लेके कि एंटीबायोटिक्स खाली पेट लेने से कोई मसला तो नहीं होता? जी बिल्कुल हो सकता है एंटीबायोटिक्स खाली पेट लेने से। एक तो ये मसला होता है कि पेट में अल्सर की तकलीफ शुरू हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंटीबायोटिक्स सही आपके खून में जब हम खाना तो हमारे एंजाइम्स मैदे में और आंतों में आते हैं, रिलीज होते हैं, जिससे खाना हमारे खून में एब्जॉर्ब होता है। तो एंजाइम्स बड़े जरूरी होते हैं एंटीबायोटिक्स को भी एब्जॉर्ब करने में। तो अगर आप खाने के बाद एंटीबायोटिक्स लेंगे तो बेहतर एंटीबायोटिक्स भी फंक्शन करेंगी, वो खून में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगी उन एंजाइम्स की वजह से। तो एक तो एंटीबायोटिक्स का फायदा ज्यादा होगा। दूसरा मैदे की तकलीफ या अल्सर की तकलीफ जो एंटीबायोटिक्स लेने से हो सकती है, उससे भी अवॉइड किया जाए। एक हमारे पास और सवाल है कि कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं जो बहुत कम देर के लिए किए जाए और वो जल्दी पतली हो जाए। एंड शी इज जस्ट 28 years old। ज्यादा अगर आपका सवाल है कि कम देर के लिए एक्सरसाइज किया जाए तो ये आप कोशिश करें कि वो बहुत हैवी एक्सरसाइज हो। अगर आप तेज भागती हैं, बहुत तेज स्प्रिंटिंग करते हैं, जिसे कहते हैं 8-9 miles per hour पे स्प्रिंटिंग करना, उससे जल्दी वेट लूज हो सकता है। वो अगर आप 10 से 15 मिनट के लिए भी करेंगे तो वो आपके लिए इफेक्टिव होगा। इसके अलावा हैवी वेट लिफ्टिंग होती है, अगर आप वो भी 10 से 15 या 20 मिनट के लिए करेंगे तो वो भी इफेक्टिव होगा। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से तो कोई पतला नहीं होता। आपको अपने खाने पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप गलत चीजें जैसे और चावल और ज्यादा चिकनाई वाली चीजें वो आप ना लें, क्योंकि वेट लूज करने में 70% रोल आपके खाने पीने का है और 30% रोल आपकी एक्सरसाइज का है। तो इसलिए ज्यादा खाने पे फोकस करें। एक्सरसाइज इज जस्ट 20 to 30% ऑफ योर वेट लॉस्ट। हेलो ज़ारा खान हमें हेलो कह रही हैं, और आगा साहब भी हमें हेलो कह रहे हैं। एक और क्वेश्चन हमें इनबॉक्स हुआ था कि डेली कितनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए। कोई आइडियल वैल्यू तो नहीं है कि इतनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए, मगर आप खाने का ध्यान रख रहे हैं और सही अपने खाने पीने में अपनी कैलोरीज कम ले रहे हैं तो 300 to 400 कैलोरीज भी अगर आप बर्न कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। ज्यादा जितनी मर्जी कैलोरी बर्न कर ले,
आपको उससे काफी फायदा होगा, लेकिन मिनिमम 300 to 400 कैलोरीज बर्न करना, हर इंसान को इतनी कैलोरीज तो बर्न करना चाहिए। लेकिन इसमें ये चीज का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि अगर आप 400 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो आप 3-4 हजार कैलोरीज खा रहे हैं, तो उस 300-400 कैलोरीज बर्न करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये भी कोशिश करें कि अपना कैलोरिक इनटेक जो है वो 1600 से 2000 कैलोरीज के दरमियान खवातीन, और मर्द हजरात 2000 से लेके 2400 कैलोरीज तक इस्तेमाल करें। और 300-400 कैलोरी अगर आप बर्न भी करते हैं तो फिर इसको आपको फायदा होगा। एक हमारे पास सवाल आया है, फायजा मुदस्सिर कह रही हैं, टेल मी हाउ टू गेट फेयर फीट एंड हैंड कलर, यानी कि चेहरे की और हाथों की रंगत के बारे में पूछ रही हैं कि वो उनकी इतनी उसके लिए क्या किया जा सकता है। जो आपकी बेसिक कलर है आपके जीन्स में वो नहीं चेंज हो सकता, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वो चीज चेंज है। अगर आप ग्लो चाहते हैं तो आप जो खाएंगे वही आपके चेहरे पे शो करेगा। तो आप अपने खाने पीने में फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करें, ठीक है। तो अपने जो भी चीज आप खाएंगे वो आपके चेहरे पे शो होगी। तो खाना पीना बेहतर करें, फ्राई चीजें अवॉइड करें, ज्यादा मीठा अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें। इन सब चीजों से स्किन जो है वो काफी आपकी होती है, मुतासिर होती है। तो इन चीजों से अवॉइड करें और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, पानी का इंटेक अराउंड 8 ग्लासेस ऑफ वाटर मिनिमम आपको लेना चाहिए। इससे ज्यादा भी अगर आप पानी पिए तो आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर होगा। विटामिन्स इस्तेमाल करें, किसी भी ब्रांड के आप विटामिन इस्तेमाल करते हैं, डेली एक गोली खाने से भी स्किन काफी अच्छी हो जाती है। मल्टी विटामिन अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी स्किन और बाल बहुत अच्छे आते हैं। तो मल्टी विटामिन और विटामिन ई का स्पेसिफिकली इस्तेमाल करना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन में शाइन आती है। और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और बहुत सारा पानी। इज अ क्वेश्चन के ज्यादा देर एसी में बैठने से हेडेक हो जाता है। तो अगर आपको एसी में बैठने से हेडेक हो जाता है तो एसी का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। इसमें तो और कोई चीज नहीं है। अगर एसी से हेडेक हो रहा है तो आप ज्यादा देर एसी में ना बैठें। वी हैव अ क्वेश्चन, कैन विमेन टेक स्टेरॉइड्स, स्पेशली जो एक्सरसाइज करती हैं, फिटनेस के फील्ड में होती हैं, उनकी क्वेश्चन है कि वो स्टेरॉइड्स ले सकती हैं कि नहीं। स्टेरॉइड्स लेना बहुत हार्मफुल होता है, चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। उसके बहुत से नुकसानात होते हैं आपकी स्किन पे, स्पेशली एक्ने हो जाती है, मैदे में अल्सर हो जाते हैं, आपकी लिवर पे नुकसानात होते हैं, हार्ट पे नुकसानात होते हैं, आपको बोन्स और हड्डियों में ये प्रॉब्लम हो जाता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो जाता है। तो स्टेरॉइड्स चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल हैं उनको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। नॉर्मली फिटनेस के फील्ड में जो बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं वो लोग जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके नुकसानात ज्यादा होते हैं, फायदे कम होते हैं। तो खवातीन हो या मर्द हो, स्टेरॉइड्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। एक सवाल पूछा है फायजा मुदस्सिर ने, आई हैव पेन इन माय रिस्ट, कैन आई हैव विटामिन डी डेफिशिएंसी। बिल्कुल हो सकती है विटामिन डी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि विटामिन डी लेवल्स कराएं आप, कि आपके विटामिन डी लेवल्स क्या हैं। नॉर्मली लेवल्स अगर 60 या 50 से ऊपर है तो विटामिन डी आपको डेफिशिएंसी नहीं है, अगर इससे कम है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर एक ही रिस्ट में है तो आप उससे पहले अपना एक्सरे कराएं, देखने के लिए कोई और इशू तो नहीं है आपके रिस्ट में। और विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए विटामिन डी लेवल्स कराएं। वैसे भी तमाम खवातीन को विटामिन डी के इंजेक्शन या गोलियां आफ्टर द एज ऑफ 30 जरूर लेने चाहिए, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक। हमें कोई यहाँ पे हो गया था, इंटरनेट का इशू हो गया था, तो हम लोग अब वापस आ गए हैं, लाइव सेशन दोबारा स्टार्ट कर दिया है। वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट सेज के फोन की रेडिएशन से पेट तो नहीं खराब हो सकता। नहीं, फोन की रेडिएशन से पेट खराब होने का कोई लिंक नहीं है। तो इसकी रेडिएशन से फोन आपका पेट नहीं खराब हो सकता।
एक और हमारे पास सवाल है कि उनको मिर्ची वाला खाना खाने से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं। अगर एसिडिटी का लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, काफी अरसे से एसिडिटी है और यहाँ हमारी खुराक की नाली होती है, नीचे स्टमक होता है, खुराक की नाली और मैदे का जंक्शन जिसे एलईएस कहते हैं वो आमतौर पे बंद रहता है। ज्यादा देर एसिडिटी रहने की वजह से वो जंक्शन जरा लूज हो जाता है, तो एसिडिटी या एसिड है वो खुराक की नाली में आना शुरू हो जाता है। खुराक की नाली और सांस की नाली बिल्कुल साथ साथ होती है, तो एसिड एसिड बहुत से टाइम पे खुराक की नाली से सांस की नाली में भी जा सकता है, जिसकी वजह से कभी कभी अस्थमा का अटैक या सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यस, एसिडिटी की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर लॉन्ग स्टैंडिंग एसिडिटी है। तो अपनी खुराक के साथ, दवाइयों के साथ एसिडिटी को कंट्रोल करें ताकि सांस लेने में कोई मसला ना हो सके। वी हैव अनदर क्वेश्चन कि स्टेरॉइड क्रीम्स जो होती हैं वो पिंपल्स और एक्ने पे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, उनका कोई नुकसान होता है या नहीं होता है। जी, एक्ने और पिंपल्स पर स्टेरॉइड्स क्रीम बगैर किसी स्पेशलिस्ट के मशवरे के नहीं लगानी चाहिए। बहुत सी स्किन कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें स्टेरॉइड्स लगाने के लिए दिया जाता है और बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें स्टेरॉइड लगाने से मजीद स्किन का नुकसान हो सकता है। तो ये आपने अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना है कि आपको किस तरह की एक्ने है, किस तरह के स्किन के मसले हैं, उसके हिसाब से ही वो आपको बताएंगे कि आपके लिए स्टेरॉइड्स क्रीम एडवाइजेबल हैं या नहीं है, या नुकसान इससे आपको नुकसान हो सकता है। अब्दुल्ला असलम पूछ रहे हैं कि फेस पे रैशेस होते हैं हर वक्त। अब्दुल्ला ये बताइए कि धूप में जाने से ज्यादा रैशेस होते हैं, आपका काम ऐसा है कि आप बार बार धूप में जाना पड़ता है, इसके अलावा कोई साथ कोई और सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे कि जोड़ों में दर्द वगैरह तो नहीं होती, कोई सांस का मसला तो नहीं है। मोस्टली ज्यादा धूप में जाने से फेस पे रैशेस हो जाते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप धूप से बचने वाली जो क्रीम्स होती हैं वो आप जरूर इस्तेमाल करें ताकि फेस पे रैशेस ना हो। फिर भी अगर आपके रैशेस ठीक नहीं होते तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। खुश्की होने की वजह से भी बहुत रैशेस हो जाते हैं, तो अच्छी अच्छी क्रीम का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और फिर भी अगर ठीक ना हो तो आप स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर उनको दिखाएं कि कोई और मसला ना हो जिसकी वजह से आपको रैशेस हो रहे हों। राबिया साबिर सेज हेलो। हेलो राबिया। स्किन जैस्मीन करीम हमसे पूछ रही हैं कि स्किन के अंदर वाइट और ब्लैक हेड्स बहुत हैं। वाइट और ब्लैक हेड्स बनने की मोस्टली वजह ये होती है कि हमारे स्किन में ऑयल ऑयल काफी बनता है। अगर हम प्रॉपर साफ नहीं करते उन्हें तो वो हमारी स्किन के पोर्स में वो ऑयल बनना जमना शुरू हो जाता है, तो उसको हम वाइट हेड्स भी कहते हैं, ब्लैक हेड्स भी कहते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि अपना स्किन को साफ रखें, अपनी स्किन को साफ रखें। जैसी ऑयली हो तो उसको प्रॉपर धोएं, वॉश करें। मेकअप का इस्तेमाल जब करते हैं तो उसको प्रॉपरली रिमूव करें रात को और इन चीज़ों से, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि ऑयल आपके पोर्स में जमे नहीं। जब भी ऑयल आपके पोर्स में जमना शुरू हो जाएगा, चाहे मेकअप ना रिमूव करने की वजह से या ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने की वजह से, तो वो आपके वाइट और ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, स्किन को साफ रखें, मेकअप को प्रॉपरली रिमूव करें, तो आपके वाइट और ब्लैक हेड्स नहीं बनेंगे। अब जो वाइट और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, बन जाते हैं, उनको आप स्टीम लेके वो पोर्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर आप उनको स्क्वीज करके, खुद ना करें बेहतर है। इसके भी डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनके पास काफ़ी लेज़र मशीन्स होती हैं जो आपके वाइट हेड्स को, ब्लैक हेड्स को ठीक करती हैं, ट्रीट करती हैं। तो कोशिश करें कि आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आप उनको साफ करवाएं या उनको रिमूव करवाएं, और अपनी स्किन की बहुत एहतियात करें कि ऑयल जो है वो आपके पोर्स में स्टक ना हो, जमे नहीं। रेहाम खान से इसके फेस पे एक्नी है काफी और कलर भी ब्लैक हो जाता है। एक्ने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले आपकी खुराक कैसी है, आपका ऑयल इनटेक कैसा है, आप पेप्सी 7 अप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते।
खवातीन में हार्मोनल इश्यूज भी बहुत होते हैं जिसकी वजह से फेस पे एक्ने हो जाती है। और कुछ रेहाम आप अगर अपनी एज बताइए, नॉर्मली अर्ली 20s में, टीन्स में एक्ने बहुत कॉमन है एंड वो मोस्टली हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। तो एक्ने के लिए भी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जो आप खुद अपना उसका एहतियात कर सकते हैं वो ये है कि अपना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, स्किन को क्लीन रखें, मेकअप का कम से कम इस्तेमाल करें और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इसके बावजूद भी अगर आपकी एक्ने नहीं ठीक होती तो फिर इसका कुछ आपको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। वो आपको लगाने के लिए भी कुछ देंगे और खाने के लिए भी कुछ आपको एडवाइस करेंगे ताकि आपकी एक्ने ठीक हो सके। एक्ने की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, सारी एक्ने एक जैसी नहीं होती। तो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने से पता चलेगा कि आपकी एक्ने की फॉर्म क्या है और आपके लिए स्पेसिफिक क्या इलाज हो सकता है। सो घर पे आप यही एहतियात कर सकते हैं कि स्किन को साफ रखें और अपने खाने का ख्याल रखें। मोहम्मद जीशान बलोच भी यही सवाल पूछ रहे हैं जो मैंने बताया कि स्किन पे दाने बहुत निकलते हैं, जिसका मैंने भी जवाब दिया है कि एक्ने की बहुत फॉर्म्स होती हैं। बगैर एक्ने को देखे, बगैर दानों को देखे ये नहीं बताया जा सकता कि आपके दाने किस किस्म के हैं और क्या इलाज करना है। इसके रूल्स वही हैं जो मैंने बताया है कि पानी का इस्तेमाल और अपना ऑयल का इस्तेमाल, फैटी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम रखना है आपने। और स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए ताकि आपकी एक्ने की फॉर्म पता हो कि किस तरह की एक्ने है। मोहम्मद असद खान पूछ रहे हैं कि वेट लॉस्ट 1 ईयर से बहुत ज़्यादा, और उनका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है पिछले 1 साल से और काफ़ी मेहनत के बाद भी कम नहीं हो रहा। पहले तो ये बताएं आपने क्या मेहनत किया इसके लिए, फिर हम आपको बेहतर बता सकते हैं। आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं मोहम्मद असद, और आप क्या खा रहे हैं, आपने क्या एहतियात किए खाने में, तो फिर हम आपको बेहतर बता सकते हैं। एक्सरसाइज किस फॉर्म की करते हैं, कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, आप हमें बताइए ताकि हम आपको बताएं कि कहाँ क्या आप क्या सही नहीं कर रहे और क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। जास्मीन करीम पूछ रही हैं कि इयररिंग्स पहनती हूँ तो इन्फेक्शन हो जाता है, इसके लिए कुछ बताएं। इयररिंग्स पहनने से इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहा है तो इसके लिए पहली बात तो ये कि आप कुछ अर्सा इयररिंग्स ना पहने। जो आपके पोर्स हैं उनको थोड़ा सा साफ रखें, अल्कोहल स्वाब्स होते हैं उनके साथ उनको आप साफ करें, और कुछ अर्सा आप इयररिंग्स ना पहने ताकि जो आपका इन्फेक्शन है वो पहले क्लियर हो जाए। अगर इन्फेक्शन नहीं क्लियर होता और हम बार बार इयररिंग्स पहने रखते हैं तो इन्फेक्शन दिन ब दिन ज्यादा होता जाता है। तो इयररिंग्स को उतार के अपना इसको साफ रखें, क्लीन रखें, नहाने के बाद इसको अच्छी तरह से खुश करें और अल्कोहल स्वॉब्स इस्तेमाल करें इसको साफ करने के लिए, तो ये ठीक हो जाएगा। नेल्स फंगस के लिए सदफ एहसन पूछ रही हैं। फंगस का इलाज सिर्फ कुछ क्रीम्स होती हैं और कुछ गोलियां खाने को दी जाती हैं। तो ये नेल्स देख के पता चलेगा कि आपने सिर्फ कितना सिवियर है। अगर माइल्ड इन्फेक्शन होता है, माइल्ड फंगल इन्फेक्शन होता है तो सिर्फ लगाने के लिए क्रीम्स दी जाती हैं एंटी फंगल, और अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल टैबलेट्स खाने के लिए भी दी जाती हैं। सो फंगस का इलाज तो एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं और एंटी फंगल जो गोलियां होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका फंगल इन्फेक्शन कितना सिवियर है और आपको कितने अरसे के लिए दवाई देनी है और कौन सी दवाई देनी है। सोमो जी पूछ रहे हैं कि गम से ब्लड बहुत आता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज जिसकी वजह से खून आता है दांतों से। अब विटामिन सी किस चीज पे है लिंक? विटामिन सी लेमन में होता है, ऑरेंजेस में होता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और विटामिन सी की गोलियां भी होती हैं। और लेकिन सबसे कॉमन चीज जो है वो गम्स में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से गम्स से ब्लड आता है। और गम्स पे इन्फेक्शन के कोई खास साइंस एंड सिम्टम्स भी नहीं होते कि हम देखेंगे आपके गम्स में इन्फेक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए गम्स आपको साफ कराने पड़ते हैं, इसको स्केलिंग कहते हैं। तो आप अपनी स्केलिंग करवाएं। हर इंसान को साल में 1 दफा स्केलिंग जरूर करवानी चाहिए। स्केलिंग गम साफ करने को कहते हैं। और विटामिन सी की गोलियां इस्तेमाल करनी चाहिए। रोज की एक गोली इस्तेमाल करें, 500 मिलीग्राम्स की गोली होती है वो इस्तेमाल करें तो आपका ये
ब्लड आना भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा कहीं और से आपको खून तो नहीं आता, या सिर्फ गम से ही आता है? क्या दांत साफ करते वक्त ही आता है कि इसके अलावा भी आपके मुंह से खून आता है? ये भी हमें जरा बताइए। नईम वजीर पूछ रहे हैं कि उनकी कमर में दर्द होती है और क्या लिखा हुआ, जब अच्छा, जब खेल कूद करें या जब भी कोई एक्टिविटी करें तो दर्द तो ज्यादा होता है, और आराम करें तो ठीक हो जाता है, उठने बैठने में भी ज्यादा दर्द होता है। अगर कमर में दर्द है तो सबसे पहले तो ये कि आप अपनी कमर का एक्सरे कराएं, ये देखने के लिए कि आपके जो पीछे स्पेसेस तो नहीं कम हो गई, या आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई मसला नहीं है, आपका एक्सरे ठीक आता है, तो आप कुछ दूध का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी तो नहीं है, आप ये भी देख सकते हैं कि विटामिन डी आपका कम है, तो आप विटामिन की गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम की गोलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां इस्तेमाल करें, और अपना कमर का एक्सरे जरूर करवाएं कि देखने के लिए कि आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी स्पेसेस में कोई इशू तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द होता है। थैंक यू शोएब अहमद। नखील अयान से समथिंग फॉर वेट गेन। नखील, आपका वेट कितना है और आपकी हाइट कितनी है? आपको वेट गेन की जरूरत है, ये किसने बताया आपको? पहले आप हमें ये बताएं। नॉर्मली तो हमारे रिश्तेदार ऐसे ही कहते रहते हैं कि वेट गेन करें, क्या पता आपको वेट गेन करने की जरूरत ही ना हो। तो प्लीज हमें जरूर बताएं कि आपकी आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है और आप क्यों गेन करना चाहते हैं। अली रजा जैदी कहते हैं कि उनकी आंखों के नीचे हल्के हैं। आंखों के हल्के की सबसे इम्पोर्टेंट वजह नींद की कमी है, स्ट्रेस है। तो अगर अपनी नींद को बेहतर करें, 8 से 9 घंटे आप सोएं और स्ट्रेस कम से कम लें। आयरन की कमी की वजह से भी हल्के बनना शुरू हो जाते हैं। आयरन की गोलियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेचुरली भी कुछ फ्रूट्स और सब्जियों में आयरन होता है, जैसे कि सेब में होता है। और आप इन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं कि नींद अपनी पूरी करें, और आयरन की गोलियों का इस्तेमाल करें, और स्ट्रेस कम से कम लें। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ पे काम करती हूँ, कहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। उसके लिए आपको खोज न्यूज़ को करना पड़ेगा मैसेज कि मेरा कहाँ पे हॉस्पिटल है या मैं कहाँ पे काम करती हूँ। तो उसके लिए आप खोज न्यूज़ से आप पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ पे शाम को प्रैक्टिस करती हूँ। सोमो जी पूछ रहे हैं कि कुछ खाएं तो मुंह से स्मेल आती है, और मुंह से ब्रश करें तो कम स्मेल। मुंह से अगर आपकी स्मेल आती है तो इसमें एक तो ये है वजह है कि एसिडिटी के इश्यूज होते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैड ब्रेथ इज आपके एसिडिटी के इश्यूज। तो आप अपने खाने पीने पे ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं। ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें और फ्राई चीज़ें ना इस्तेमाल करें। और सुबह उठ जिनको ये इशू होता है उनको हम ये भी कहते हैं कि आप हर खाने के बाद आपने दांत जरूर साफ करने हैं। जैसे पहले भी हमने बताया कि गम्स इन्फेक्शन भी होता है बहुत से लोगों को, और हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि आपने स्केलिंग करवानी है, दांत अपने गम साफ करवाने हैं। तो अपने गम्स भी साफ करवाएं, स्केलिंग भी करवाएं, उसकी वजह से भी मुंह में काफी स्मेल आ जाती है। और मुंह में और ये कह रहे हैं कि जो मुंह सूज जाता है अंदर से, मेरा ख्याल है ये कहना चाह रहे हैं कि गम्स मसूड़े सूज जाते हैं, तो वो मसूड़ों के इन्फेक्शन की वजह से ही है कि गम सूख जाते हैं। तो आप अपने मसूड़े साफ कराएं, अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। नकील अयान ने बताया उनकी वेट उनका वेट 47 kgs है, एंड ही इज 32 years and he is 5 feet। 5 feet के लिहाज से आपका थोड़ा सा अंडरवेट है। यस, यू शुड बी अराउंड 55 kgs। तो वेट गेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप हाई
जो चीज़ें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, घी का इस्तेमाल करें, रोटी ज़्यादा खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। आप तो खैर कुछ भी खा सकते हैं, आपने वेट गेन करना है तो कोई इतना इशू नहीं है। वेट लॉस करना जो है वो इशू होता है, वेट करने के लिए कोई इतना इशू नहीं है। आप हर चीज़ खा सकते हैं, फ्राई चीज़ें खाएं, रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठे खाएं, अंडे खा सकते हैं। तो ये चीज़ें खा के आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। राज शायद कह रहे हैं कि मुंह के अंदर दाने निकल आते हैं अक्सर। मुंह के अंदर दाने या छाले बनना ये भी मैदे की एसिडिटी की वजह से होता है और विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। तो आप ये देखें कि आपको एसिडिटी के इश्यूज तो नहीं है, अगर वो हैं तो अपनी खुराक का ख्याल रखें, और विटामिन बी की कमी तो नहीं है आपको। तो ये दो तीन होती हैं वजूहात। फिर भी दाने बहुत से किस्म के होते हैं, तो ये देखने से बेहतर अंदाजा होता है कि आपको किस किस्म के दाने या छाले हैं मुंह के अंदर, और उसके लिए क्या इलाज आपको बताया जा सकता है। तो हमें एक सवाल है अस्मा अरूज की तरफ से, हाउ टू लूज वेट। हम इसके लिए मैं पहले भी आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ कि जो आप खाते हैं उससे आपने स्टार्ट करना है, कि अपने खाने में एहतियात आपने लेके आनी है। मीठा छोड़ना पड़ता है, चावल छोड़ने पड़ते हैं, वाइट आटा आपको छोड़ना पड़ेगा, और फ्राई चीजें आपने, बाहर से खाना पीना, फास्ट फूड वगैरह ये चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसमें आप कुछ भी जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है, चाहे आप तेज तेज वॉक कर सकते हैं, भाग सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, जिस तरह की एक्सरसाइज आपको पसंद है आपको एक्सरसाइज करें। रोज 30 to 45 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है, और अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, मीठा और फ्राई चीज़ों से अवॉइड करना है। रेहान अली कहते हैं क्योर फॉर मिग्रेन। मिग्रेन का अटैक जब हो जाता है तो उस वक्त तो आपको कुछ ना कुछ दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन मिग्रेन के अटैक को अवॉइड कैसे किया जा सकता है ये आप देख सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमन चीज़ें जिससे मिग्रेन का अटैक एग्रीवेट होता है वो चाय, कॉफ़ी, चीज़, ये चीज़ें होती हैं जिससे ज़्यादा लोगों को मिग्रेन का अटैक, और स्ट्रेस। तो इन चीज़ों से अगर आपको लगता है कि आपको चाय या कॉफ़ी या चीज़ के साथ ये अटैक्स होते हैं तो आप ये चीज़ें आप कम से कम इस्तेमाल करें। और कुछ लोगों को स्ट्रेस के साथ एग्रीवेट होता है तो आप स्ट्रेस कम लें, लेकिन जब मिग्रेन का अटैक हो जाता है उस वक्त तो आपको कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ेगी मिग्रेन के लिए। कोई क्योर एज सच मिग्रेन का नहीं है कि कोई ऐसी दवाई लें तो क्या आप और उसके बाद आपको मिग्रेन कभी भी ना हो, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जब ज्यादा अटैक्स होते हैं, कुछ लोग जब ज्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं उस वक्त ज्यादा अटैक्स होते हैं। तो कोई परमानेंट क्योर नहीं है, सिर्फ ये कि जिन चीज़ों से आपको मिग्रेन है उनको आप अवॉइड करें, और जब अटैक हो जाता है तो उस वक्त आपको कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ेगी, तभी आके आपका अटैक ठीक होगा। वहीद खान पूछ रहे हैं फ्लू के बारे में बताएं कि महीने से फ्लू चल रहा है। अगर आपको एक महीने से फ्लू चल रहा है तो आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है जो आपके इर्द गिर्द है। कुछ लोगों को एसी से एलर्जी होती है, कुछ लोग को घर में कोई जानवर रखा हुआ है उससे एलर्जी हो सकती है। कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसकी वजह से एलर्जी हो तो लंबा फ्लू चलता है। दूसरा कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपके गले में या आपके नाक में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। वो भी आप देख लें कि कोई ऐसा आपको साथ छींक के अगर आ रही हैं, गला भी खराब है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कोई इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है। और तीसरी चीज, बहुत सी लोगों की नाक की हड्डी भी टेढ़ी होती है, जैसे डीएनएस कहते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें फ्लू रहता है बहुत ज्यादा। तो कहीं आपको ये इशू तो नहीं है। तो एलर्जी, इन्फेक्शन, डीएनएस ये मोस्ट कॉमन कॉज है कि आपको आपका फ्लू एक महीने से भी ठीक नहीं हो रहा। और आपने इसके लिए क्या दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, क्या दवाइयों का रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया है, ये भी हमें आप बताएं ताकि हम आपको और बेहतर बता सकें। सैयद अब्दुल खाकान ही सिंह, सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो ये पूछ रहे हैं कि पेट का जो फैट है वो कैसे कम किया जा सकता है। उनकी वेस्ट इज 42 इंचेस। सो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने खुराक का आपने ख्याल रखना है, आपने कैलोरिक इनटेक जो है आपकी वो आपने बहुत कम करनी है।
अगर आपको पता होना चाहिए कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, और आपको अपनी 2000 से 2400 तक कैलोरीज रखनी, से ज्यादा आप जो भी कैलोरीज लेंगे वो आपकी बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। सो अपनी खुराक की कैलोरी की वैल्यूज आपने देखनी है। अब तो हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप एक स्लाइस ऑफ ब्रेड ले रहे हैं तो आपको नहीं पता उसमें कितनी कैलोरीज है, तो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि एक स्लाइस में कितनी कैलोरीज है। तो कैलोरिक इनटेक की नो हाउ बहुत जरूरी है, ताकि आपको बताओ कि आप कितनी खुराक ले रहे हैं, और फिर एक्सरसाइज भी आपने करनी है कि आप कितनी कैलोरीज जो है खा रहे हैं और कितनी कैलोरीज आपकी बर्न हो रही हैं। अगर आपकी कैलोरीज आप ज्यादा खा रहे हैं और आप बर्न कम कम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारी एक्सेस कैलोरीज आपकी फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और आपका हर जगह से, बेली पे नहीं, हर जगह ही आपका फैट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ एक जगह से फैट कम नहीं किया जा सकता। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको ओवरऑल बॉडी से फैट कम करना पड़ेगा, फिर ही आपकी पेट से फैट जाएगा। किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज से, किसी स्पेसिफिक खाने से बेली से फैट नहीं जा सकता। आपको ओवरऑल अपनी डाइट और एक्सरसाइज चेंज करनी पड़ेगी बेली फैट को कम करने के लिए। आसिफ साहब पूछ रहे हैं कि उनकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। हार्ट बीट इंक्रीज होने की सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपनी ईसीजी करवाई है कि नहीं, आपका हार्ट नॉर्मल है कि नहीं, और कितनी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए ईसीजी अपनी करवाएं। हार्ट का एक और टेस्ट होता है जिसे कहते हैं एकोकार्डियोग्राम, वो भी आप करवाएं कि आपका हार्ट नॉर्मल है कि नहीं। थायराइड हॉर्मोन्स अगर ज्यादा हो, किसी को थायराइड का इशू हो, तब भी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, और एंजाइटी की वजह से भी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है। तो अपने थायराइड हॉर्मोन्स करवाएं, ईसीजी करवाएं और एकोकार्डियोग्राफी कराएं, ये देखने के लिए कि आपकी हार्ट बीट की ज्यादा, आयरन अगर लेवल कम हो, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो, तो उसके साथ भी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है। हाउ टू रिड्यूस WBC लेवल, वाइट ब्लड सेल लेवल्स। आपके फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट ब्लड सेल्स लेवल्स क्यों कम करने हैं, कि आपको क्या इशू है। वाइट ब्लड सेल्स कम करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्या आपके WBC लेवल क्या है, आपका क्या लेवल क्या है। नॉर्मली 4000 से 11000 तक लेवल नॉर्मल होता है। आपका कितना लेवल है और आपने क्यों कम करना है, जरा हमें इस बारे में बताएं। फंगल इन्फेक्शन के बारे में असद साहब पूछ रहे हैं कि अगर वो मेडिसिन यूज करते रहें तो वो ठीक रहता है, बाद में फिर हो जाता है। आपने किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया है कि वो फंगल इन्फेक्शन है भी या नहीं, क्या पता वो फंगल इन्फेक्शन ना हो, और आपको किसी और दवाई की जरूरत हो, तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं ये कंफर्म करने के लिए फंगल इन्फेक्शन है भी या नहीं। दूसरा ये कि आप कौन सी गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन की भी बहुत सी टैबलेट्स होती हैं, अगर एक से रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर उसको चेंज किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है दवाइयों को। तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं कि ये आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपकी दवाइयाँ चेंज किया जाए, कोई एडवांस दवाई दी जाए आपको, ताकि आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो सके। आसिफ साहब कह रहे हैं ईसीजी उनकी बिल्कुल ठीक आती है। फिर आप एकोकार्डियोग्राफी कराएं, थायराइड हॉर्मोन्स करवाएं अपने, और अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाएं कि आपके ये सब लेवल्स ठीक हैं कि नहीं, और आपकी हार्ट बीट कितनी रहती है, आपने ये भी नहीं बताया। मेंटल स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स का सोल्यूशन ये है कि अच्छे लोगों में आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में आप रहें, और अगर फिर भी आपको ज्यादा इशू है तो आप माहिर नफ्सियात होते हैं उनको आप दिखा सकते हैं, और वो आप बेहतर बताएंगे कि आपको दवाइयों की जरूरत है या नहीं है। माहौल चेंज करें, अच्छे लोगों में उठे बैठे, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल और आपके जो मनफी ख्याल हैं जो आप कह रहे हैं कि आपको आते हैं, वो आपके काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। 15.7 15.7 बहुत ज्यादा आपका वाइट ब्लड काउंट लेवल है। क्या आपने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया है ये देखने के लिए कि आपका इतना ब्लड सेल काउंट क्यों आ रहा है। नॉर्मली इतना काउंट ज्यादा तब होता है जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है। तो क्या आपको कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो आपके फर्दर टेस्ट होंगे आपके कि आपका WBC काउंट इतना ज्यादा क्यों है, जिसमें से एक टेस्ट जो आपको एडवाइस किया जा सकता है वो ये है कि आप जो हमारी हड्डियों में गूदा होता है उनको निकाल के हम करते हैं टेस्ट कि खुदा ना खास्ता कोई खून में मसला तो नहीं जिसकी वजह से WBC आपके वाइट ब्लड सेल्स आपके ज्यादा बन रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा है। अपना देखेंगे कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर आपका
हड्डियों में से जो गूदा निकालते हैं, उसका फिर आपका टेस्ट होगा। और फर्दर खून के टेस्ट भी होंगे आपके, जिससे पता चलेगा कि आपका क्या रीजन है वाइट ब्लड सेल काउंट ज्यादा होने का। हार्ट रेट का आसिफ साहब बता रहे हैं कि उनका 80 to 107 रहता है, ये थोड़ा ज्यादा है। 72 हार्ट रेट नॉर्मल होता है। सो यस प्लीज गो फॉर, जैसे मैं बताया था आपको, थायराइड हार्मोन्स चेक करवाएं और हीमोग्लोबिन आप चेक करवाएं। we've answered this question. Stress, tension. कुछ क्वेश्चंस हमारे पास थे, उनके भी जवाब दे देते हैं। ये कह रही हैं, एक क्वेश्चन है कि उनके पीरियड्स काफी रेगुलर हैं एंड शी इज 30 इयर्स ओल्ड। दवाई के बगैर कोई डाइट ऐसी ले सकती हैं जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? ऐसी कोई डाइट नहीं है जिससे पीरियड और पीरियड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। किसी भी खाने पीने से पीरियड्स के इरेगुलर होने को नहीं ठीक किया जा सकता। कोई हार्मोनल इशू होता है और उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज लेनी पड़ेगी, कुछ आपके खून के टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा कि आपके पीरियड्स क्यों इरेगुलर हैं। तो किसी भी खाने पीने से या किसी भी खुराक से ये चीज ठीक नहीं हो सकती। वी हैव अ क्वेश्चन, दिन में स्टूल करना कितनी दफा नॉर्मल होता है? इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना खाना खा रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली स्टूल नहीं आएगा, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा आएगा। लेकिन 1 से 2 दफा स्टूल पास करना, 3 दफा भी पास करना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वी हैव अनदर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू रिसर्च ज्यादा प्रोटीन खाने से भी कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का अटैक हो सकता है। इज इट ट्रू? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि ज्यादा प्रोटीन इनटेक से हार्ट अटैक हो सकता है। ज्यादा फैट इनटेक से जरूर हो सकता है। चीजें जो फैटी होती हैं, चिकनाई वाली चीजें, उनसे हार्ट अटैक जरूर हो सकता है, बट ज्यादा प्रोटीन खाने से हार्ट अटैक नहीं होता। इसराफ हुसैन कह रहे हैं कि उनका पेट बहुत खराब रहता है, कोई पेन भी नहीं होता और हर दूसरे दिन डिस्टर्ब हो जाता है। पेट खराब होने से आपका ये मतलब है कि लूज मोशंस अगर आपको आ जाते हैं, और ये पहले बताना है कि आपने कितने अरसे से आपको ये मसला है। एक दिन में कितने लूज मोशंस आते हैं? क्या बिल्कुल पानी की तरह आते हैं, इसके साथ कोई खून वगैरह तो नहीं आता? किसी स्पेसिफिक खाने से तो आपको ये मसला नहीं है, रोटी से या दूध वाली चीज़ों से आपको ये इशू होता हो? और इसके अलावा उल्टी की कैफियत तो नहीं होती, कोई दवाइयाँ तो नहीं आप इस्तेमाल करते? तो बेसिकली लूज मोशंस आने की बहुत सी रीजंस होती हैं। और उसके लिए जो सवाल मैंने पूछे हैं ये भी आप बताएं, ताकि हम बेहतर बता सकें कि आपको लूज मोशंस क्यों आ रहे हैं, बाहर से खाना पीना कितना है आपका, और तो आप इन बातों के जवाब दें ताकि हम आपको बेहतर बता सकें कि आपको लूज मोशंस क्यों आ रहे हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है। नॉर्मली स्ट्रेस के साथ यंग लोगों में एक बीमारी होती है जिसे IBS कहते हैं, उसकी वजह से भी इनको लूज मोशंस आते हैं। क्या लूज मोशंस आपको ज्यादा रात को आते हैं, रात को उठना पड़ता है, या सारा दिन आते रहते हैं? इन सवालों के जवाब दें ताकि हम आपको बेहतर बता सकें। डेंगू बुखार के बारे में पूछा है तनवीर अहमद ने, इनके प्लेटलेट्स 80 हैं। डेंगू बुखार तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक रहता है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है जिसे हम डेंगू की बुखार में दिया पेशेंट को दे सकें। लेकिन पेशेंट को वैसे हॉस्पिटल में या अगर घर पे भी रहे तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि प्लेटलेट्स आपके कम हो गए हैं। प्लेटलेट्स खून के ऐसे सेल हैं जो अगर कम हो जाएं तो खून जब आता है तो वो बंद नहीं होता। तो ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने 2 से 3 हफ्ते में बस ये देखना होता है कि प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो गए। अगर कम हो जाते हैं तो हमें पेशेंट को प्लेटलेट्स लगाने पड़ते हैं। और कोई सांस की प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, कोई पेट की प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो हम उन कॉम्प्लिकेशंस का इलाज करते हैं। लेकिन डेंगू 2 से 3 हफ्ते तक रहता ही रहता है और वो पहले खत्म नहीं किया जा सकता। बस उस दौरान पेशेंट की हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि पेशेंट को पानी की कमी ना हो जाए, पेशेंट के लंग्स ठीक रहें, पेशेंट की आंतें ठीक रहें, और पेशेंट की प्लेटलेट्स ना कम हो। प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए, 50 से ज्यादा कम हो जाए तो ये बात तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और 20 से कम हो जाए तो फिर पेशेंट्स को प्लेटलेट्स भी लगाने पड़ते हैं। 20,000, तो आपके अभी 80,000 हैं, और अगर 80,000 तक रहते हैं, ये खुद ब खुद जब 1 हफ्ता गुजरेगा तो प्लेटलेट्स आपके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। परेशानी की बात नहीं है। 2 से 3 हफ्ते लगेंगे आपका वायरस ठीक होने में,
ये खुद ब खुद डेंगू वायरस, तो अगर कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो 2 to 3 वीक्स में ये ठीक हो जाता है। आज के लिए इतने ही सवाल। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम पे, मंडे को 2 बजे। सी यू।